साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार गौतम और आपका स्वागत है अपने चैनल ए के गौतम एजुकेशन पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस पर हम विशेष रूप से संवैधानिक और शैक्षिक जानकारी साझा करने का प्रयास करते हैं। तो आज बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में साझा करने का प्रयास करते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए सीधे आते हैं बिंदुओं पर। आपने ये तो सुना ही होगा कि जगह जगह संविधान के बारे में चर्चाएं, परिचर्चाएं हो रही हैं। तो क्या संविधान को पढ़ना, समझना अत्यंत आवश्यक है? तो साथियों, अगर है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं हाँ। हमें आपके हाँ का इंतजार रहेगा। अगर नहीं है तो आप विस्तृत रूप से लिखिए कि क्यों नहीं है। तो उसी को लेकर के आज का हमारा टॉपिक है कि भारत के संविधान में ही देश की सभी समस्याओं का समाधान विधिवत रूप से यानी एक मुश्त तरीके से छुपा हुआ है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक मुश्त और स्थायी समाधान अगर मिलेगा देश की समस्याओं का तो वो भारत के संविधान से मिलेगा साथियों। अब उसमें कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हो सकते हैं, उन अनुच्छेदों को गिनवाते हुए शॉर्ट में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि उन अनुच्छेदों के माध्यम से कैसे समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो एक एक अनुच्छेद को समझना बड़ा अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि अगर हम संदर्भ में अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 23, 24, 25 और अनुच्छेद 38, 39, 41, 46 और अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 340 इत्यादि ऐसे अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में साथियों, जिन्हें पढ़ना, समझना और उनके अनुसार कार्य योजना बना करके क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो आपको पता है कि भारत के संविधान विश्व के अंदर सबसे विस्तृत, सबसे व्यापक, सबसे महान संविधान माना जाता है, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां बताई गई थी। आज की डेट में तो उनकी संख्या बढ़ के 12 हो गई है साथियों। इसके अंदर जो शेड्यूल विस्तृत रूप से बताया गया है, तो इन सब का अगर अध्ययन किया जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए तो देश की कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका समाधान नहीं हो सकता। मैंने आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया कि इन अनुच्छेदों को आप ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने जीवन में सही तरीके से उनका इस्तेमाल, उनमें किए गए प्रावधानों का इस्तेमाल करें। यह जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण संवैधानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है साथियों। भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान वास्तव में अनेक राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान का आधार प्रदान करते हैं साथियों। और इन सब के अंदर जो मैंने अनुच्छेद आपको गिनाए हैं, इनमें आपको भारत के संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भारत के संविधान के का भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य जो कि भाग 4 का के अंदर वर्णित है, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जहां पर विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो उनका वर्णन यहां किया जा रहा है। जैसा कि अनुच्छेद 13 की हमने बात करी, तो साथियों अनुच्छेद 13 के अंदर प्रावधान किया गया है कि भारत का जो संविधान है, यानी संविधान विरोधी कानूनों को अमान्य घोषित करना। अगर कोई सरकार कोई, जैसा कि सरकार के 3 भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो विधायिका है वो कानून बनाने का काम करती है। अगर विधायिका संविधान विरोधी कोई कानून बनाती है तो उसको अमान्य करने का काम भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार हमारे सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि संविधान के उस अनुच्छेद 13 का संरक्षण किया जाए। तो साथियों समझना चाहिए हमें या नहीं? तो विस्तार से अगर समझना है तो एक बार आप इसे पढ़ें जरूर। अनुच्छेद 14 जिसके अंदर विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने की बात की गई है, जो कि समानता का मौलिक अधिकार देश की जनता को देता है भारत का संविधान, उसको संरक्षित करने की बात की गई है। तो साथियों क्या अभी भी, यानी सन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, क्या इतने वर्षों बाद भी सभी को समानता का अवसर मिल रहा है? समानता का अधिकार सही तरीके से क्रियान्वित हुआ है? अगर कहीं कुछ रुकावटें हैं तो उनको दूर करने का काम संविधान के अनुसार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 साथियों, जो कि गौरवपूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार देता है, गौरवपूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन आज भी देखने को मिल रहा है 2-4% नहीं, जिसे हम अभी भी पिछड़ा, अति पिछड़ा कहते हैं, वो आज भी गौरवपूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा है साथियों। कहीं ना कहीं रुकावटें हैं सामाजिक मूल्यों में, आर्थिक मूल्यों में, राजनीतिक मूल्यों में। सही तरीके से उनको वो जो जमीन पर जो लोग आज काम कर रहे हैं, उनको वो गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शायद नहीं मिल पा रहा। आपको भेदभाव हर स्तर पर दिखाई देगा साथियों। कार्यालयों के अंदर उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी, निम्न स्तर का कर्मचारी, उनके साथ किस तरीके की व्यवस्थाएं, सरकार के साथ किस तरीके की व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्था के अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, देखने को मिलता है। बहुत सी जगह साथियों इस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं जहां की समानता के साथ उनको जीवन जीने नहीं दिया जा रहा। तो क्या
इस पर संवैधानिक रूप से आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए, इस पर काम नहीं किया जाना चाहिए? उनको क्या गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए इतने वर्षों बाद भी? अगर मिलना चाहिए तो साथियों यस लिखें और इस वीडियो को इतना आगे तक बढ़ाएं जिससे कि जिसके पास वो पावर है वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको समान और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दे सके। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार साथियों, जो कि पहले नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को निर्देश देता था कि 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का काम सरकार करेगी, उसे सन 2002 में 86वां संशोधन करके फंडामेंटल राइट बना दिया गया और उसे जीवन जीने के अधिकार के साथ इसलिए जोड़ा गया क्योंकि बिना शिक्षा के सही तरीके से जीवन जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है साथियों। तो सभी को यहाँ पर फंडामेंटल राइट के माध्यम से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। और वो भी वो नहीं केवल नामांकन हो जाए उस बच्चे का, केवल निम्न स्तर की शिक्षा मिले, कागजों में उसे शिक्षा मिल जाए, ऐसा नहीं, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान शिक्षा का अधिकार देने की बात यहाँ ये व्यवस्था होती है साथियों। अनुच्छेद 23 और 24 की बात जब हम करते हैं तो मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर रोक लगाने की बात करता है साथियों। ये भी मौलिक अधिकार है। कितना अच्छे तरीके से इसका क्रियान्वयन हो रहा है ये सभी आप लोग समझ सकते हैं। क्या बाल श्रम अभी भी रुका? क्या बंधुआ मजदूरी अभी खत्म हुई? क्या मानव तस्करी अभी नहीं हुई हो रही है? कितनी घटनाएं ऐसी आती हैं साथियों, ये सारे क्वेश्चन हमारी मशीनरी पर, हमारी उन संवैधानिक संस्थाओं पर खड़े होते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों से सहमत हैं तो साथियों वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें। आज भी इस तरीके से सालों साल एक ही मजदूरी यानी एक ही सैलरी देते हुए काम हो रहे हैं। क्या अगर महंगाई की दरें बढ़ती हैं तो क्या मजदूरी नहीं बढ़नी चाहिए? क्या सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए? तो क्या ये बंधुआ मजदूरी वाला कंसेप्ट नहीं हुआ? तो साथियों इस पे विचार करने की जरूरत है। अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, और वो तभी हो सकता है जब हमको सही जानकारी होगी। मानव तस्करी और बाल श्रम के कारण तो बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं कि बच्चा स्कूल में नहीं जा पाता, ड्रॉप आउट हो जाता है, आउट ऑफ स्कूल रह जाता है, वो शिक्षित नहीं हो पाता। उसकी पारिवारिक मजबूरियां हो सकती हैं, आर्थिक मजबूरियां हो सकती हैं। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसी मजबूरियों के कारण पढ़ाई ना छोड़े? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि वो जिस समय उसकी पढ़ने लिखने की उम्र हो और वो श्रम उसे ना करना पड़े? कागजों में बहुत काम हो रहा है साथियों, बहुत पॉलिसी बन रही है, लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर ये समस्याएं बनी हुई हैं। तो इनको दूर तभी किया जा सकता है जब देश का हर नागरिक संविधान की इन व्यवस्थाओं को, इन प्रावधानों को समझेगा और इनके अनुसार संवैधानिक संस्थाओं के सामने
संवैधानिक रूप से अपनी बात रखेगा। अनुच्छेद 25 साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, लेकिन आज भी अगर हम किसी एक धर्म को प्रमोट करने की बात करते हैं, एक मजहब को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो ये साथियों क्या गलत नहीं है? जहां धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जैसी व्यवस्था करने वाला संविधान लागू हो, अगर वहां किसी एक पंथ या एक धर्म की बात हो, तो क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर एक तरीके का बैरिकेड नहीं है, एक तरीके की रुकावट नहीं है? तो साथियों ये संविधान की व्यवस्था है, उसे लागू किया जाना चाहिए, ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। सभी धर्मों को समान उनका सम्मान हो, सभी धर्मों सभी पंथों का, सभी को बराबरी का हक और स्वतंत्रता का अधिकार मिले। ये तभी हो सकता है जब देश का हर नागरिक भारत के संविधान को समझेगा और लागू करने और कराने में सहयोग करेगा। तो क्या ऐसी जो समस्याएं आज भी जमीनी स्तर पे हैं, उनका समाधान इन सब अनुच्छेदों के माध्यम से नहीं हो पाएगा? हो पाएगा साथियों। अनुच्छेद 38, 39, 41, 46 और 47 साथियों जो बताए थे, इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक न्याय आधारित कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है साथियों। कैसा? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक न्याय आधारित कल्याणकारी राज्य की, यानी राज्य कैसा हो, ये सभी मिलकर के अनुच्छेद क्या स्थापित करना चाहते हैं कि राज्य एक ऐसा हो जहां पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से सभी नागरिकों के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति न्याय होता हो। तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बननी चाहिए? क्या अगर ये ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो समस्याओं का समाधान, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याएं, उनका समाधान नहीं होगा? होगा साथियों। और सरकारें प्रयास कर भी रही हैं, कुछ संवैधानिक संस्थाएं प्रयास कर भी रही हैं, लेकिन जरूरत है जन जागरण की साथियों। जरूरत है सभी को इन चीजों को समझ के उन संवैधानिक संस्थाओं के सामने उन समस्याओं का समाधान निकालने में सहयोग और योगदान प्रदान करना। अनुच्छेद 51A साथियों जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित करता है, जिसके अंदर 11 मौलिक कर्तव्य हैं साथियों। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो सन 2002 में 86वां संशोधन करते समय जब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, तब ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि पेरेंट्स को, अभिभावक को, माता पिता को ये कर्तव्य निर्धारित करता है कि वो अपने 14 साल तक के बच्चों से बाल श्रम ना कराएं, वो उन्हें पढ़ने लिखने की उम्र में स्कूल भेजें, उनका नामांकन स्कूल में कराएं। साथियों और जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो इसी 51A के माध्यम से समझने को मिलेंगे, जो कि एक आदर्श राज्य स्थापित करने में काम करेंगे अगर देश की जनता, देश के नागरिक उन मौलिक कर्तव्यों के आधार पर सही तरीके से ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 330, 331, 332, 333 और 340 जिनकी बात करी गई थी, उनके अंदर वंचित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की व्यवस्था, किससे? वंचित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की व्यवस्था
से जुड़े हुए ये अनुच्छेद हैं साथियों। यानी जो वर्षों से किसी कारणवश, किसी तरीके से, किसी चालवश उनको वंचित किया गया, सुविधाओं से उन्हें दूर रखा गया, उन्हें आर्थिक समानता नहीं दी गई, उन्हें सामाजिक समानता नहीं दी गई, उन्हें शैक्षिक समानता नहीं दी गई, उन्हें वंचित रखा गया, ऐसे वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करके उन्हें राजनीति के अंदर भी प्रतिनिधित्व मिले, सामाजिक प्रतिनिधित्व भी मिले, आर्थिक प्रतिनिधित्व भी मिले, यानी हर जगह उन्हें उनकी संख्या के अनुसार, उनकी बराबरी के अनुसार उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, इस तरीके की व्यवस्था ये अनुच्छेद करते हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या समानता का प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं होगा? क्या स्वतंत्रता का प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं होगा? क्या सभी समान रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्या देश के विकास की जो बात होती है, विकसित होने की जो बात होती है, क्या देश विकसित नहीं होगा? होगा, लेकिन वो तभी होगा जब देश के अंदर एक यूनिट, जो समाज की एक इकाई है, व्यक्ति, हर व्यक्ति का विकास समानता और स्वतंत्रता के साथ हो सकता है। हालांकि यह सभी ध्यान रखना आवश्यक तो है कि संविधान समस्याओं का संवैधानिक ढांचा और समाधान का मार्ग प्रदान करता है, लेकिन उन समाधानों को व्यवहार में लागू करने के लिए नागरिकों को जागरूकता, राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और न्यायपालिका की सक्रियता तथा सामाजिक सहभागिता की उतनी ही आवश्यकता है। दोबारा से बताता हूं, हर नागरिक को संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक प्रावधानों के प्रति जागरूक होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करना, प्रशासनिक दक्षता स्थापित करना, न्यायपालिका की सक्रियता का होना और सामाजिक सहभागिता की उतनी ही आवश्यकता है। यानी हर व्यक्ति को समाज में भी प्रतिभाग करना चाहिए, तो तभी जो भारत के संविधान में किए गए प्रावधान हैं सही तरीके से इस्तेमाल में आ सकते हैं, सही तरीके से उनका क्रियान्वयन हो सकता है और उसी के आधार पर सही तरीके से उनके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अंत में आप देखें तो इसे कुछ कोटेशन के रूप में मैंने बांधने की कोशिश करी है कि भारत के संविधान में मात्र अधिकारों का वर्णन नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के स्थायी समाधान का समग्र खाका निर्धारित करता है। केवल अधिकारों की बात नहीं करता, केवल कर्तव्यों की बात नहीं करता। यानी अगर हर अनुच्छेद को सही तरीके से, हर अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार सही तरीके से उनका क्रियान्वयन हो, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान समग्र यानी पूर्ण रूप से करने की पावर रखता है। साथियों, ये पावर भारत के संविधान में है। आवश्यकता केवल उसके सही अध्ययन, पालन और क्रियान्वयन की है। क्या है आवश्यकता? भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों को सही तरीके से समझना, सही तरीके से उनका पालन करना और सही तरीके से उनका जमीनी स्तर पर 100% क्रियान्वयन करना। तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जो कि जिसका समाधान भारत के संविधान में ना हो। तो आप साथियों समझे होंगे, अगर ऐसा आपको भी महसूस होता है कि भारत के संविधान में हर समस्या का समाधान है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देने की पावर है, हर व्यक्ति को समानता देने की पावर है, तो आप संविधान का सही सही अध्ययन करें, जहां जरूरत हो उसका सही क्रियान्वयन कराने में जहां आप सहयोग कर सकते हैं वहां सहयोग करें। ये आपसे गुजारिश है, निवेदन है।
और संविधान को मेरा मानना है कि शिक्षा की हर स्तर पर संविधान के प्रावधानों को जोड़ देना चाहिए, जिससे कि बच्चे स्कूली स्तर से ही संविधान को समझना शुरू करें और अपने हक और अधिकार और कर्तव्यों को समझना शुरू करें, जिससे कि वो एक देश के अच्छे नागरिक बन के निकल सकें, एक एक्टिव सिटीजन बन के निकल सकें। तो ये सब बहुत जरूरी है साथियों, पर ध्यान सभी का होना चाहिए, जिनका इस्तेमाल सही तरीके से हो सके साथियों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इन सभी अनुच्छेदों को विस्तृत तरीके से आप पढ़ें और अपने आसपास वालों को भी पढ़ाने समझाने की कोशिश करें और इस वीडियो को जहां तक हो सकता है वहां तक भेजने का प्रयास करें, जिससे कि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी हो सके और हर व्यक्ति इन अनुच्छेदों को पढ़ के अपने समानता स्वतंत्रता वाले अधिकार को सही तरीके से समझ के संवैधानिक संस्थाओं से गुजारिश कर सके कि उन्हें ये अधिकार मिलने चाहिए और सही तरीके से मिलने चाहिए। ईमानदारी के साथ इनका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट की तरफ से, विधायिका की तरफ से, कार्यपालिका की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से। और वो तभी हो सकता है जब देश की जनता, देश का हर नागरिक इनके प्रति जागरूक होगा। धन्यवाद साथियों।